हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी एचटेट कॉमन सेक्शन सीरीज़ को। स्टार्ट करेंगे हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्योंकि हमने लर्निंग टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और ये सब थ्योरीज लर्निंग के अंडर ही आती हैं। सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये किसने दी थी? E.L. थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इसमें देखो ट्रायल का मतलब क्या है? जब हम कोशिश करते हैं। एरर यानी कि कोशिश करते टाइम हमसे कोई गलती हो जाए और उनसे हम सीखें, ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या कनेक्शनिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट से हमें मिलता है स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि जिससे हमारी लर्निंग होती है, जिसके थ्रू हम बाद में रिस्पॉन्स देते हैं उसका। ठीक है, स्टिमुलस के बाद आता है रिस्पॉन्स। इसमें क्या था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखो, टी से ट्रायल एंड एरर, टी से थॉर्नडाइक। इसमें क्या था? एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर, और कैट कहाँ पे थी? पजल बॉक्स के अंदर। जिसमें क्या था कि कैट को पजल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और एक फिश टांग दी बाहर। कैट को पजल बॉक्स से बाहर आने के लिए जैसे दो बटन्स दिए गए, एक रेड और एक ग्रीन। तो उसमें कैट को दबाना था कोई भी एक, जैसे जिससे उसको पता लग जाए कि ये दबाने से वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते करते उसको फिश एज अ स्टिमुलस यूज़ किया कि उसको लालच आए कि मुझे फ़िश को खाना है और वो कोशिश करे। इसी तरीके से उसने बज़र दबाया। ठीक है, बज़र दबाया तो एक बार में उसको करंट लगा जैसे, फिर दूसरी बार में दूसरे वाला दबाया तो वो खुल जाता है। इस तरीके से वो जैसे बार बार ये करती है तो वो सीख जाती है। ठीक है, एरर पे लगा जैसे करंट, और ट्रायल में उसने ट्राई किया तो उसका वो बाहर आ गई। ये एक्सपेरिमेंट चला था 10 दिन तक। इसमें क्या हुआ? लॉज ऑफ लर्निंग दिए, जिनको दो टाइप्स में डिवाइड किया थॉर्नडाइक ने। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारे होते हैं, सेकंड सेकेंडरी होते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, इसमें क्या होता है? ये वाले ही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस का मीनिंग क्या है? कि तत्परता, किसी के अंदर तत्परता होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कुछ सीखने की। ठीक है, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए सीखने की, यानी कि रेडी होना चाहिए इंसान सीखने के लिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में आता है कि लर्निंग के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन सेकेंडरी भी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, इनर भी हो सकती है, आउटर भी हो सकती है। ठीक है, सो इफेक्ट में क्या आता है? मोटिवेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या आता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं कोई सीखी हुई चीज़ को, बार बार प्रयास में लाते हैं। या ड्रिल लैंग्वेज लर्निंग में भी यूज़ होता है। ड्रिल क्या होता है कि बार बार जो चीज़ हमने सीख ली उसके ऊपर बार बार उसको याद करना। ठीक है, उसे बोलते हैं ड्रिल। अब इसी लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ही बोलते हैं लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ कौन सा होता है, मतलब इनमें से ऐसे कनेक्ट करके, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ही बोलते हैं लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। प्राइमरी में, सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में क्या होता है कि फर्स्ट आता है प्राइमरी, यानी कि फर्स्ट स्टेप जहाँ से हम लर्निंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिसेंसी। रिसेंसी यानी कि जो हमारी रिसेंट नॉलेज होती है उसको बोलते हैं रिसेंसी। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इंटेंसिटी क्या होता है कि पावर कितनी है, कम है, ज़्यादा है लर्निंग की। ठीक है, स्टिमुलस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा, ठीक है, या वीक है। इंटेंसिटी होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स हमारे माइंड में। जैसे स्टिमुलस आया, उसके लिए हमने जो भी माइंड में रिस्पॉन्स आए कि सही किया, कुछ गलत किया, कुछ गड़बड़ हो गई थोड़ी बहुत, तो मल्टीपल रिस्पॉन्स आते हैं। ठीक है, एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। एनालॉजी क्या होता है? मैंने बताया था आपको एक बार। एनालॉजी आता है जहाँ पे सुइयों का यूज़ होता है, यानी कि एनालिसिस वैसे होता है कि मतलब पार्ट्स में किसी चीज़ को याद करना। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करके उसको याद करना। एसिमिलेशन होता है प्रीवियस नॉलेज में कुछ अपडेशन करके न्यू नॉलेज बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होता है कि नई नॉलेज पुरानी नॉलेज से थोड़ा सा अपडेट हुआ और थोड़ा सा मतलब शिफ्ट हो गया उसमें से, जो था पहले नॉलेज थी उससे बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल अलग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग मतलब सहायक शिफ्टिंग। ठीक है, उसी से रिलेटेड बिल्कुल अलग थ्योरी ऐसे।
पार्शियल एक्टिविटी यानी कि पार्ट्स में, ठीक है, पार्शियल यानी कि पार्ट्स में, एक ही टॉपिक के अलग अलग पार्ट्स में, मतलब टुकड़े करके एक तरीके से पढ़ना। सेट एटीट्यूड यानी कि अपना माइंड सेट क्लियर करना, उसको सेट करना कि हाँ हमें क्या लर्न करना है, ठीक है। सो ये थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग को आप कैसे याद करोगे? क्लासिकल का मीनिंग क्या है? जैसे कि एक डॉग की हम फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें डॉग है तो मैं उसी तरीके से आपको कनेक्ट करके याद करवाती हूँ। ये थ्योरीज 5-6 हैं, तो हमें ये याद करने में कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सी थ्योरी किस एनिमल के ऊपर की गई थी, ठीक है, और उसके जो साइकोलॉजिस्ट कौन थे। सो फर्स्ट हमने कर लिया थॉर्नडाइक की क्या थी? टी से ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और किसके ऊपर की थी? कैट के ऊपर। सो ये टी से, ठीक है, कैट। अब इनको करो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल मतलब एक तरीके से जिस एनिमल की हम क्लास लगा सकते हैं यानी कि उसको कुछ सिखा सकते हैं, और सिखाने के लिए क्या है? वफादारी, ठीक है। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा वफादार कौन होता है? डॉग। उसी को हम कुछ सिखा सकते हैं एक तरीके से, आप ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। सो क्लास हम जिसकी लगा सकते हैं वो कौन है? डॉग। और किसके डॉग की बात हो रही है? इवान जो है एक आदमी है, उसने अपने डॉग की क्लास लगाई, ठीक है, और उसने क्या कुछ सिखाया वो आगे देखते हैं। इवान पेवलोव ने किया एक एक्सपेरिमेंट, किसके ऊपर? डॉग के ऊपर। किस लिए? टू कलेक्ट सलाइवा यानी कि उसकी जो लार है उसको कलेक्ट किया। तो स्टिमुलस क्या था? खाना और फिर बेल, ठीक है। इवान पेवलोव रशियन थे, ये बात ध्यान रखना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आता है कि 3-4 जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम दे देंगे और इनमें से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो अमेरिकन है, या कौन सा ग्रुप है जो वो रशियन है या ब्रिटिश है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग देखते हैं। प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग क्या होता है? इससे पहले आप चलो यही देख लो। प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज एक्विजिशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना, ठीक है। नॉलेज या लर्निंग ग्रहण करना। क्या हुआ? एग्जाम्पल डॉग वाले एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। डॉग था नॉर्मल एक एनिमल, उसके साथ मतलब एक्सपेरिमेंट किया कैसे कि बेल बजाई, ठीक है। बेल बजते ही, पहले नॉर्मली डॉग खाना खाते ही हैं, ठीक है, तो सबको पता है ये। तो बेल बजाई, उसको दिया खाना, ठीक है, ये हो गया एक्विजिशन मतलब उसने क्या सीखा कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। अब है एक्सटिंक्शन क्या होता है? जो पहले सीखा उसको ख़त्म कर देना, एक तरीके से एक्सटिंक्ट कर देना। तो वो कैसे हुआ? बेल बजी, खाना नहीं दिया। पहले में क्या था? एक्विजिशन में बेल बजी, खाना दिया। एक्सटिंक्शन, बेल बजी, खाना नहीं दिया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब जो उसने सीखा था वो फिर एकदम से रिकवर कैसे करेगा? कोई भी बेल बजी तो उसका जो सलाइवा मुंह से आएगा, मतलब उसको लगेगा कि खाना आएगा, किसी भी बेल से लगेगा कि खाना आएगा, और उसका जो सलाइवा आएगा मुंह से, उसकी लार से हमें पता लगेगा। अब है जनरलाइजेशन। तो डॉग ने क्या जनरलाइजेशन बनाई, मतलब अपने माइंड में कंसेप्ट बना लिया कि सारी बेल, चाहे कोई भी बेल बजे तो खाना आएगा। जर्नलाइजेशन क्या है? कोई भी बेल बजे तो खाना मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ फिर उसके बाद? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो जर्नलाइजेशन हमारी हुई थी, ये धारणा बनी थी कि किसी भी बेल से खाना आएगा, उसको तोड़ना और ये समझाना कि एक पर्टिकुलर बेल बजेगी उसी से खाना मिलेगा, ठीक है। यानी कि उसको समझाना हर बेल से खाना नहीं मिलेगा। जनरलाइजेशन क्या थी? हर बेल से खाना मिलेगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि उस पर्टिकुलर बेल को डिस्टिंग्विश करना कि जिससे हमें खाना, जिससे डॉग को खाना मिलेगा, ठीक है। तो इसके ये स्टेप्स जरूर याद रखना आप। फर्स्ट है एक्विजिशन, नेक्स्ट वो ख़त्म हो जाती है एक बार एक्सटिंक्शन, फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब उसी जो याद की हुई चीज़ है उसी को हम रिकवर करते हैं। फिर जनरलाइजेशन, माइंड में एक जनरलाइजेशन बना दी कि सारी जो बेल्स हैं उनसे खाना मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन फिर हमने डिवाइड किया कि हमारे लिए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखो क्या है
उसी को अच्छे से और ज़्यादा मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं, कंडीशनिंग अनकंडीशनिंग, तो वो बताया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बस एक बार देख लो। फर्स्ट है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब अभी डॉग की कंडीशनिंग नहीं हुई है, ठीक है, इसी को बोलते हैं यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस। स्टिमुलस में क्या होता है, खाना दे दिया बिना बेल के, ठीक है, बिना बेल के खाना दे दिया। नेक्स्ट है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब कि खाना देखते ही उसका डॉगी का स्लाइवा आया, ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, बीच में कोई भी खाने और स्लाइवा के बीच में कोई भी बेल वगैरह का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस किस लिए, बीच में इंट्रोड्यूस कर दी बेल, पहले था ओनली खाना, फिर खाने को देख के स्लाइवा, ये था स्टिमुलस हो गया, रिस्पॉन्स होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं हुई थी डॉग की। फिर हम कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, बेल, और उसी को बोलेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस। क्योंकि न्यूट्रल क्यों बोलेंगे, क्योंकि डॉग को अभी उसके बारे में नहीं पता कि उससे क्या होगा। फिर उससे क्या होता है, देखो कंडीशनल स्टिमुलस, फिर क्या होता है, उस बेल को दोबारा बजाया जाता है और खाना दिया जाता है उसके साथ, ठीक है। तो डॉग को क्या मिला, डॉग की कंडीशनिंग होगी, उसने क्या सीखा कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा। अब कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसमें क्या हुआ, ये तो था कि बेल बजेगा तो खाना आएगा, ठीक है, स्टिमुलस देंगे मतलब बेल बजते ही खाना देना है डॉग को। उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि बेल बजते ही डॉगी को लगेगा कि खाना आएगा, तो उसका जो स्लाइवा है, जो लार है, वो टपकनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय इवान पेवलोव। कौन थे ये, रशियन साइकोलॉजिस्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी होती है, जो वफादार होता है, वो कौन सा एनिमल है, डॉग। अब देखते हैं हमारा कारक। मैंने आपको वैसे ये शुरू करवाया हुआ है समास, ठीक है, लेकिन एक बार ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसको देख लो, क्योंकि कारक के बीच में ये आना था तो मैंने बीच में ये करवा दिया। आप देखो कारक क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो संबंध बनाए, कि कैसा संबंध है ये बताए हमें, और पूरे सेंटेंस के साथ या जो भी फ्रेज यूज हुए हैं पूरे सेंटेंस में, ठीक है, उनका कैसा कनेक्शन है संज्ञा और सर्वनाम के साथ, ये बताते हैं कौन, कारक। देखो इनकी जैसे बचपन में भी हमने याद किया होगा, ये तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या पादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन कारक है, अरे ठीक है, ये याद करने की मेरे ख्याल से यही ट्रिक है और यही बेस्ट है, बचपन में हमने किया हुआ है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद ही होगा। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, ठीक है। करण कारक, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ के द्वारा कोई काम किया जाता है। संप्रदान में क्या होता है, कोई हित पूर्ति, यानी कि जैसे वह भिखारी को खाना देता है, किसी की ज़रूरत हम पूरी करते हैं। अपादान, अपादान में क्या होता है, अलग होना, अपादान में होता है अलग होना। बाकी में इतना कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, समझने लायक जो था मैंने आपको बता दिया। ये आपका कारक भी हो गए यहाँ से। अब देखो जो कल बचा हुआ था, बहुब्रीहि समास। समास के हमने टाइप्स कर लिए थे, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास एक बार कर लिया था थोड़ा सा, और मतलब एक बार मैंने बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। बहुब्रीहि में क्या था कि अन्य पद प्रधान होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि जो डायरेक्टली लिखा गया है उसके बजाय हमें ऐसा लगेगा कि ये किसी और की बात हो रही है, ठीक है, किसी और चीज़ की बात हो रही है। इस एग्जाम्पल थे देवताओं के मोस्टली, जैसे कि देवराज, देवराज किसके लिए यूज होता है, इंद्र के लिए। घनश्याम किसको बोला जाता है, कृष्ण को। प्रेफरेंस के बेस पे देखो, जैसे कई बार होता है कि कर्मधारय में और बहुब्रीहि में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीले हैं अंबर, जिसके अंबर होता है वस्त्र, ठीक है। तो इन सब में, इन दोनों में प्रेफरेंस किसकी जाएगी, कर्मधारय में, और बहुब्रीहि में प्रेफरेंस जाएगी बहुब्रीहि की, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अब देखो तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक आता है, तभी मैंने आपको कारक का टॉपिक पहले करवाया। उन सब के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एग्जाम्पल वहाँ पे इसलिए नहीं करवाए, ठीक है, लास्ट पेज पे। अब देखो तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, कारक की विभक्ति, कर्ता व संबोधन, कर्ता ने, मतलब ने वर्ड को छोड़ के, ने वाली सेंस, और संबोधन क्या, हे अरे वाले, इनको छोड़ के बाकी जो कारक हैं 6 वो आएंगे तत्पुरुष समास में। एग्जाम्पल देख लो, कर्म की क्या होती है, को, कर्ता ने कर्म को वाला,
ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, बस चालक, बस को चलाने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब किसी चीज के द्वारा। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। नेक्स्ट है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान के लिए। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। सत्य के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। नेक्स्ट देखो अपादान कारक, अपादान में मैंने आपको क्या बताया कि अलग होने का भाव पैदा होगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। भयभीत, भय से भीत। संबंध तत्पुरुष, संबंध में क्या, का के की, किसी के साथ संबंध बताना। गुड़, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति। अधिकरण, अधिकरण में, अधिकरण में। शरणागत, शरण में आगत। जल मगन, जल में मगन। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, मतलब इनकी इसमें क्या हो रहा है कि जब इनको हम टुकड़ों में काटे, अलग अलग करेंगे वर्ड्स को, तो बीच में कारक की विभक्ति आएगी, ठीक है। अब देखो द्विगु समास, एक द्विगु में एक हमने भी किया था द्वंद्व। द्वंद्व में क्या था कि एक जैसे से होते हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है, जैसे माता पिता। द्विगु में क्या है, काउंटिंग, काउंटिंग। पहला जो पद होता है वो होता है गिनती, ठीक है, जैसे कि चौराहा, चौराहा यानी कि चार। चौ मीन्स चार। दोपहर यानी कि दो पहर, ठीक है। चतुर्वेद, चतुर यानी कि चार वेद। शताब्दी यानी कि 100, ठीक है, 100 साल। ये था हमारा टॉपिक कारक, और इसी के बीच में मैंने आपको करवा दिया समास। आई होप आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। हमने कल टेंस स्टार्ट किया था, टेंस का प्रेजेंट, कंटिन्यूअस एंड इनडेफिनेट हमने कर लिया था। बाकी आज फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। अभी के लिए देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है हैज़, हैव, वी थ्री आता है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। कहाँ पे यूज होता है ये देखो, एक्शन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। एग्जाम्पल देखो, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें नहीं पता कि मैंने कब होमवर्क कंप्लीट किया। स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल ट्रू, मतलब कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई और अभी भी वो सच है। इसका एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years, वो इस सिटी में 5 साल रह चुकी है और अभी भी एक तरीके से रह चुकी है 5 साल, ठीक है। एक्सप्रेस एक्सपीरियंस और अचीवमेंट, एक्सप्रेस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करें, जैसे आई हैव विजिटेड पेरिस मैनी टाइम्स, मैंने विजिट किया है पेरिस बहुत, मतलब मैं पेरिस को विजिट कर चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपीरियंस है या अचीवमेंट के लिए यूज़ होता है, और जो कि है पास्ट की। और ये क्या था, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, अभी भी वो, मतलब पास्ट में कोई काम शुरू किया था और अभी भी वो बात सच है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखो, मैंने बताया हैज़, हैव, वी थ्री होता है। जितने भी परफेक्ट टेंस आएंगे आपके, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज़, हैव प्लस वी थ्री, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, ये है अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सेम सेंटेंस में नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज़, हैव है हमारे हेल्पिंग वर्क, ये आ जाएंगे स्टार्टिंग में। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, बाकी सारा सेम रहेगा। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैव के साथ लग जाएगा नोट, ठीक है। आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है दो टेंसेस का मिक्सचर। कौन कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। तो हैज़, हैव भी आएगा, और V1 ING, V1 ING किस में आता है, कंटिन्यूअस में, ठीक है। हैज़, हैव आता है परफेक्ट में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, बिन के साथ, ये ध्यान रखना। और एक और क्या होता है, इसमें आता है सिंस और फॉर, मतलब कि हमें टाइम के बारे में इसमें ज़रूर बताया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, कि कहाँ यूज़ होता है। स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल ऑन गोइंग, ये देखो, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि
कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वो चालू है। एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ मतलब 3 घंटे पहले मैंने शुरू किया था और अभी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, तो 2010 से वो यहाँ पे काम कर रही है, मतलब कि अभी भी वो ये काम कर रही है। फोकस ऑन रिपीटेशन और ड्यूरेशन, किस चीज़ पे फोकस करता है कि जो चीज़ बार बार रिपीट होती है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी। एग्जाम्पल देखो, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल डे, मतलब पूरा दिन वो फुटबॉल खेलते रहते हैं। स्ट्रक्चर देखो, आई हैव नोट भी, अब मैंने इसी में लगा दिया। देखो, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ। अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए बीच में हैव के साथ लग जाएगा नोट, और इंटेरोगेटिव में क्या है, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में लग जाएगा यू के बाद नोट, हैव यू नोट, ठीक है। यहाँ पे आएगा हैव के बाद हैव यू नोट, ठीक है। सो ये चीज़ें ध्यान रखना कि नोट कहाँ पे लगता है। अब देखो की पॉइंट्स, एक बार हमने प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया। हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है, मतलब आप कैसे पहचानोगे ये देख लो। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट सिंपल में डिस्क्राइब जर्नल हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। नॉट फोकस्ड ऑन टाइम, ये टाइम के ऊपर फोकस नहीं करता। क्या डिस्क्राइब करेगा, हैबिचुअल एक्शन, जो डेली होता है कोई काम। एग्जाम्पल देखो, शी रीड्स अ बुक एवरी डे, वो हर दिन किताब पढ़ती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, जो एक्शन है वो हैपनिंग एट द मोमेंट, मतलब इस टाइम भी वो काम हो रहा होता है। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इस टाइम भी वो काम हो रहा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल देखो, शी इज़ रीडिंग अ बुक राइट नाउ, अभी वो किताब, इस टाइम वो किताब पढ़ रही है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, फोकस ऑन कंप्लीटेड एक्शन विदाउट प्रेजेंट रेलिवेंस, प्रेजेंट की रेलिवेंस होना ज़रूरी नहीं है। फोकस किसके ऊपर करता है कि मैंने कोई काम, मतलब कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या आती है, चुका वाली सेंस, कि कोई काम हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, और कंटिन्यूस में होती है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो शी हैज़ read 3 books दिस वीक, शी हैज़ read 3 books दिस वीक, उसने वह 3 किताब पढ़ चुकी है इस हफ्ते। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, ड्यूरेशन होती है, मतलब फोकस ऑन ड्यूरेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, ठीक है। ड्यूरेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अभी भी चालू है वो काम, लेकिन शुरू कब किया था, पास्ट में, यानी कि 2 घंटे पहले। अब एक कंफ्यूजन आती है सिंस और फॉर में। इसकी सबसे छोटी वाली ट्रिक मैं बताऊं तो ये है कि सिंस जो है उसको हम कैलेंडर और क्लॉक पे देख सकते हैं। सिंस कैन बी सीन, सिंस से लगा लो सीन, हम कहाँ पे, कैलेंडर और क्लॉक पे। एग्जाम्पल के लिए देखो, 8 बजे, 8 बजे हम घड़ी में दिखा सकते हैं कि 8 कैसे बजे हुए हैं। कैलेंडर पे हम देख सकते हैं कोई डेट, फिक्स डेट, ठीक है, फिक्स ईयर। लेकिन क्या हम ड्यूरेशन को बता सकते हैं कि किसी को, क्या हम घड़ी में ऐसे बताएंगे कि ये 1 बजे से लेके 8 बजे तक ये जो है मैंने काम किया है, ये कहेंगे ना कि 8 घंटे काम किया है, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली घड़ी में इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 में आता है ड्यूरेशन, 4 में आता है ड्यूरेशन, 4 आर आता है इसमें, तो ड्यूरेशन में भी क्या आता है, आर, ठीक है, ड्यूरेशन। और सिंस को हम सीन कर सकते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर के ऊपर। सो ये था हमारा टेंस, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।